सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुत्तहदा अपोजिशन यानी पीडीएम ने एक और अल्टीमेटम दे दिया है। अब मार्च में मार्च होगा। अल्टीमेटम्स मुसलसल 4 महीनों से दिए जा रहे हैं, लेकिन मार्च में मार्च का फैसला फरवरी की 4 तारीख को होता है और 26 मार्च को मार्च स्टार्ट करने की बात की गई है। अब इन 1.5 माह के दौरान मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या पीडीएम वो तमाम कुछ जो पहले करती रही है उसी मोमेंटम के साथ 26 मार्च तक भी जलसे जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। ये 1.5 महीना एक बड़ा गैप हो सकता है, जिसके हवाले से बड़े बड़े मुबस्सरीन और तज्जियाकार एक ही बात कहे चले जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम अब फेस सेविंग चाह रही है। पीडीएम फेस सेविंग चाह रही है या नहीं चाह रही है, लेकिन हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स का अलमिया यह है कि हमारे यहां रिएक्शनरी पॉलिटिक्स होती है, और रिएक्शनरी पॉलिटिक्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का आपका पत्ता है जो हर वक्त सियासतदान इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा अगर एक्टिव पॉलिटिक्स होती रहे तो मामलात शायद अवाम के, अवामुन्नास के, पब्लिक के या निचले तबके के बेहतर होते हुए नजर आए। फिलॉसफी में एक जुमला कहा जाता है और उसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी इस हवाले से एक बात करते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल के 2 ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच एक्सटर्नल कहलाती है और दूसरी ब्रांच इंटरनल कहलाती है। लीडर हमेशा अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अपने अंदर रखता है। अपने अंदर कैसे रखता है? उसकी विल टू डू क्या है, उसका विजन क्या है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके पास कितने मंसूबे हैं, उस पर अमल कितना करवा सकता है, और उसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो उसका अपना अंदर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर लोकस ऑफ कंट्रोल चाहे आम आदमी का हो या चाहे लीडर्स का हो या फिर पॉलिटिशियंस का हो, और अगर मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो चाहे सियासतदानों का हो, वो एक्सटर्नल होता है। वहां पर लोगों की कही हुई बातें आपको कंट्रोल कर रही होती हैं, सियासतदानों के दिए हुए बयानात आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जब आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है तो आपकी तवज्जो सिर्फ सियासत पर, बयानात पर, लोगों की कही हुई बातों पर रहती है, ना कि अपने विजन पर जो कि एक्चुअली रहनी चाहिए। यही अलमिया है कि हम पाकिस्तान यानी तीसरी दुनिया का मुल्क किसी विजनरी लीडर से महरूम हो चुके हैं। अब बात अगर गवर्नमेंट की जाए तो गवर्नमेंट के हवाले से एक किताब है डेवलपिंग पॉलिटिक्स, उसके अंदर 3 लफ्ज कहे जाते हैं, IND, यानी डेमोक्रेसी में IND बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुल्क इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर उस IND पर अमल किया जाए। I स्टैंड्स फॉर इंटेंट, यानी आपके लीडर की जो नीयत है वो साफ होनी चाहिए। N स्टैंड्स फॉर नंबर्स, यानी आपके लीडर की जो गवर्नमेंट है उसमें उसकी सीटें या नंबर्स पूरे होने चाहिए ताकि हंग पार्लियामान ना हो। और D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, यानी आपके लीडर की जो डायरेक्शन है, जहां वो जाना चाह रहा है वहां जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाना लाहौर हो और रुख मरी के तरफ का हो। इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह है कि इनकी इंटेंट यानी आय तो ठीक है, इनके पास नंबर्स प्रॉपर नहीं है, हंग पार्लियामान है, और डायरेक्शन उसका फैसला आप खुद करें। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग मार्च में मार्च। हैशटैग मार्च में मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब। मैं मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पिछले चंद दिन से हम जो भी पार्लियामान के अंदर दोनों बड़ी सियासी जमातों का रवैया देख रहे हैं, बल्कि तीनों बड़ी सियासी जमातों का, वो सबके सामने है। क्या पब्लिक इसलिए इलेक्ट करके आप तमाम सियासतदानों को ऐवान के अंदर भेजती है
कि नतीजा ये निकले कि कोई गिर रहा है, कोई पढ़ रहा है, पेपर्स फेंके जा रहे हैं और ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है? बैरिस्टर साहब, इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ये शोर मचाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से ऐवान में, वो बड़ा स्पेसिफिक है। बिकॉज देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, सन 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है 2 बड़ी जमातों का, उसमें छोटी जमातें भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग। उसकी शिक नंबर 23 है गालबन। उसके अंदर वो कहते हैं कि हम मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और फिर कैटेगोरिकली कहते हैं कि हम सेनेट के इंतखाब को शफाफ बनाने के लिए ओपन वोटिंग लेके आएंगे जब हम आएंगे, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके, वोटें ना बिक सकें, पार्लियामान में ये छंगा मांगा की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। 2007 के ऑनवर्ड्स हुकूमत आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 5 साल वो रहते हैं, 5 साल नून लीग रहती है, 10 साल रहते हैं। आइन के अंदर तरमीम होती हैं, सबसे बड़ी 18वीं तरमीम होती है। ये जो बेसिक तरमीम थी जिससे सियासत के अंदर पैसे का, क्लेप्टोक्रेसी का और ये जो है ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला बंद हो सकता था, बड़ी एक सिंपल एक लाइनर अमेंडमेंट से, वो नहीं की जाती। इसके बावजूद वो बात करते रहते हैं। अब सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, हम हुकूमत में हैं, हुकूमती पार्टी के पास हमेशा ज़्यादा जोर होता है कि वो बहुत मैल प्रैक्टिस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खरीद सके, पूरा ऑप्शन होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है कि कभी भी हम इस चीज़ के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो उन्होंने एक ओपन ऑफर की। उन्होंने कहा जी अपोजिशन को हम कहते हैं, हम ये एक बिल लेके आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए, हम हुकूमत में ना, हम अपना दिल बड़ा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए खरीदो फरोख्त का, आप इसके ऊपर आके इसके ऊपर वोट कर दीजिए। हम इसको पार्लियामान में भी लेके आए हैं, पिछले 3 दिन से इसके ऊपर बहस करना चाह रहे हैं कि आप अपने दलाइल दे दीजिए कि आप इस एक सिंपल सी बात की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। आप तो खुद कहते हैं, सारे आपके लीडरान कह चुके हैं, बेनज़ीर साहिबा का ये था कि हमने ये करना है, लेकिन PMLN के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेनेट में लाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें आपका नाम भी लिया गया है, जुल्फी बुखारी साहब का नाम भी लिया गया है, और सानिया निश्तर साहिबा, 2 और शख्सियात हैं उनको, जिनको सेनेट में लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, वो कहते हैं उनके मुताबिक। देखिए, तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करें? उसका मैं बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ। 2 चीज़ें हैं जी। पहली बात ये है कि उस बिल में एक शिक ये भी है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है जिनके साथ हमारी डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, जिसमें कुछ 8-10 ममालिक बनते हैं, वहाँ के लोगों को इलेक्शन लड़ने की, ये सेनेट स्पेसिफिक नहीं है, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, किसी किस्म का भी इलेक्शन, किसी किस्म का, बल्दियाती से लेकर MPA, MNA, सेनेट, सारे इलेक्शन लड़ने की होनी चाहिए, ठीक, ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें, और अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपनी एक सिटीजनशिप का चूज़ कर लेंगे और उसमें आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी सिंपल सी, ये उसमें कॉन्स्टिट्यूशन चीज़। अब इस पर 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं जी। पहली बात तो ये है कि जो नाम आपने लिए उसमें से ना ही मैं डुअल नेशनल हूँ, ना ही सानिया निश्तर मेरी इत्तला के मुताबिक, जुल्फी बुखारी अल एलान डुअल नेशनल हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन UK, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आज हमने पार्लियामान में, मुझे तो तकरीर भी नहीं करने दी, मैं खड़ा होता हूँ तो इनकी मौत वाक़ हो जाती है। वज़ीर आज़म साहब, स्पीकर तो आपके अपने हैं सर। नहीं सर, देखें, वो वॉकआउट कर जाते हैं। खैर, आज हमें वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी ये था, हमने वान में कहा भी कि अगर आपको इस शिक पे एतराज़ है, ये 2 इसके हिस्से थे, हम इसको विड्रॉ कर देते हैं, आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर आप विड्रॉ कर लेंगे अगर उनको एतराज़ है तो। अगर हम ये कहते हैं, उनको एतराज़ ही है, नहीं, ये एतराज़ नहीं है उनका एतराज़ क्या है? ना, आपके पास क्या पहुंचा है एतराज़? सर, हमारे पास उनका एतराज़ है, वो कहते हैं जी कि हमने तो ऐवान को चलने नहीं देना। ये उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, ये इनको इंस्ट्रक्शंस उनकी लीडरशिप की तरफ से, स्पेशली मरीम नवाज़ की तरफ से आई थी। उनका देखें ना, बाप बेटी का एक ही तरीका है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि हमने ऐवान को नहीं चलने देना। हमने कहा कि जी हम आप, ये सिर्फ PMLN है जो इस तरह से कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है, पार्टी तो इत्तेहाद में शामिल है, PDM का हिस्सा है, वो दे आर प्लेइंग अलोंग। बात सिर्फ सिंपल सी है कि अगर आपका, अच्छा ये कहते हैं कि कंसल्टेशन नहीं हुई, ये बिल पार्लियामान की जो कमेटी है उसमें लॉ एंड जस्टिस की 20 रुकनी, जिसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, वहाँ पेश हुआ, उसमें वोटिंग हुई, वहाँ से पास होकर दोबारा हाउस के पास आया। हाउस में इस बिल के ऊपर आप बहस करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप ये एतराज़ है, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, हम इस एतराज़ को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने 2 चीज़ें, आज ऐवान भी उन्होंने ये किया कि जी हम आपको बात नहीं करने देंगे। जब हमारे हम कल उनके साथ स्पीकर चैम्बर में बैठे, नवीद कमर साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, अयाज सादिक साहब थे, राना तनवीर साहब थे, हमारे सीनियर्स थे, हम सब बैठे और हमने कहा देखिए इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, जो आपकी इसके अंदर सजेशंस हैं वो लाएं,
इतराज़ात हैं वो लाएं। शहजाद अकबर साहब, सजेशंस तो आपकी अपनी जगह पर हैं, बट थिंग इज के दूध देना और मेंगनियों के साथ देना वो जरा डिफरेंट हो जाता है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप लोगों ने कहा कि हम एक मशावरती कमेटी बना रहे हैं जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस यानी पीडीएम के साथ जाकर मुज़ाकरात करेगी, दूसरी तरफ आप उसको कंडीशनलाइज कर देते हैं और कंडीशन ये है कि हमने आपके साथ एनआरओ के ऊपर बात नहीं करनी है। इसी तरह से दीगर मामलात के ऊपर जब आप लोग चीज़ों को खुद कंडीशनलाइज कर रहे हैं तो फिर एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो आपके साथ किसी मौके पर बैठेंगे? नहीं, कंडीशन नहीं है, ये असूली मौक़िफ़ है। कंडीशन वो होती है कि हम कहें जी ये नहीं होगा, ये तो असूली मौक़िफ़ है, लेकिन उसको कंडीशनलाइज ओपनली तो ना करें। जब आप करेंगे तो फिर फंसते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी कानूनी और आईनी मसले के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपका हर मसले का हल ये है कि पहले हमें एनआरओ दो, तो वो हम पहले से बता रहे हैं ना कि ये हम नहीं कर सकते। शॉर्ट ऑफ दिस, आप किसी भी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं। आज उन्होंने बिजली पे बात करना चाहिए, हमने जवाब दिए, उस पर वो भाग गए। तो असल इशू पता है कि असल इशू ये है कि हम दोनों पार्टियों में अच्छे लेजिस्लेटर्स हैं, बड़े अरसे से पार्लियामान में हैं, वो क्लीन लोग भी हैं, लेकिन वो बेसिकली हॉस्टेज है। मैं आपके मुंह से ये सुन रहा हूँ, वरना मैं जब भी पीटीआई के तर्जुमानों के मुंह से सुनता हूँ एक ही लफ्ज आता है कि नहीं ये तो चोर है, डाकू है, लीडरशिप चोर है। इस तरह से मसाइल क्रिएट, लीडरशिप चोर है। उसमें और बहुत सारे लोग हैं जो सवालिया निशान हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं है ना। देखें, उसमें कुछ बेहतर लोग भी हैं जो शायद इस चीज़ को बेहतर करना चाहें, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो इस वक्त हॉस्टेज हैं अपनी लीडरशिप की क्रिमिनलिटी के। मसला ये है कि उनका लीडर भगोड़ा है, चोर है, डिक्लेयर्ड है, झूठा साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, वो लंदन बैठा हुआ है। जाने किसने दिया था? देखिए, जाने किसने दिया था? ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने। तो आप जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में भाई, जब उन्होंने उनको निकाल दिया, हमने उनको ईसीएल से किस तरह से जाने? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना। अब उसके एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब 8 अरब रुपए वाली एक ट्रांजैक्शन केस के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, बेल हुई, आपने नैब ने मुखालफत कोई नहीं की उसकी। कल को आप फिर कहेंगे कि यार क्या हुआ? इसमें दो फर्क है। एक तो ये है कि नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेती, नैब अपने फैसले में आज़ाद है। अगर वो बेल के ऊपर एतराज़ नहीं करते, हमें भी इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है। अब उन्होंने क्यों नहीं किया? मैंने बिल्कुल इसकी रिपोर्टिंग भी देखी है। वो कहते हैं जी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर नहीं किया, कि अगर पहले इससे, क्योंकि देखिए वो भी तो हेल्थ ग्राउंड के ऊपर ही गए थे सर। नहीं, वो मुल्क से बाहर नहीं गए। नहीं, ये तो नहीं गए ना, जा भी सकते हैं। नहीं, देखें, ईसीएल पे नाम है। ऑनरेबल जस्टिस ने ये पूछा है, ये रिमार्क्स में कहा है कि वो जा भी सकते हैं, इसका कौन जवाब देगा? नहीं, जा भी सकते, तो वो ईसीएल पे है, आसिफ जरदारी और ईसीएल के ऊपर है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मतलब ये फिर आप कमिट करते हैं बतौर मुशीर दाखिला साहब के कल को उनका नाम ईसीएल से नहीं हटेगा? नहीं, देखें, ईसीएल से कैसे हटेगा? देखें, ईसीएल से वन टाइम परमिशन मिल सकती है, लेकिन ईसीएल से नाम तब हटता है या तो केस खत्म हो जाए। शाहिद खान का नाम भी तो हटा था ना जब शादी के लिए जाना था फैमिली। वन टाइम परमिशन। अच्छा, बल्कि वो हेयरिंग हमने ही की थी, वो आए, उन्होंने बताया उनका खानदानी कोई इशू था, उनके कोई बीमार थे, उनको देखने जाना था, उन्होंने वन टाइम परमिशन अप्लाई की, हमने उनको सुना और हमने बेसिस ऑफ फेयरनेस। शहजाद अकबर साहब, माशाल्लाह से आप बड़े मंझे हुए तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यहाँ पर आपके साथ सवालात बनते हैं और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने का अमल पाकिस्तान की सियासी तारीख का बड़ा अलमिया है। यानी एक तरफ हो जाती हैं चीज़ें और दूसरी तरफ हम बाद में रो रहे होते हैं कि अच्छा अब पाकिस्तान वापस आओ, हम देख लेंगे। नहीं, ये अफसोसनाक है। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है, आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी इंटरव्यू किया। जी, मैंने किया। उन्होंने ये बात कही कि हमें अफसोस हो रहा है कि ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब इसकी थोड़ा सा सियाको सबाब सुन ले प्लीज़। देखिए, आप अगर याद करें, जिस वक्त ये मामला चल रहा था, मुल्क के तूलो अर्ज़ में सुबह से लेके शाम तक सिर्फ एक मसला था, इतनी प्लेटें गिर गई हैं, इतनी प्लेटें रह गई। मतलब उसको मैं लाइटर नोट में कह रहा हूँ, जो प्लेटलेट्स, सारा मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, सारा मीडिया, उनके अपने खानदान, डॉक्टर साहब, एक एवरीबडी। अच्छा, मजे की बात है वो डॉक्टर भी वापस नहीं आया। हाँ जी, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये सुबह शाम ये था। हमने इन गुड फेथ, देखिए, अगर हम विक्टिमाइजेशन करते तो हमने कहना था जी लाश ही जाएगी। हमने तो इन गुड फेथ क्या किया? शहजाद अकबर साहब, मुल्जिम के मामले में गुड फेथ क्या होता है? नहीं, मुल्जिम ये तो फिर छोटे और बड़े के दरमियान तफरीक का तजाद हो गया। मुल्जिम नहीं थे वो, मुजरम थे। हाँ, तो फिर जुर्म साबित वो कॉन्विक्ट थे ना। कानून आपको ये मैंडेट करता है कि इवन मुजरिम के साथ भी इंसानी रवैया रखा जाएगा। वो एक इंसान है आखिर। उसका एक लीगल मेडिकल केस बना, मेडिकल एविडेंस के साथ वो लाए, उन्होंने उसको प्लीड किया, हमने उसको एविडेंस जो हमारे सामने पेश किया गया, सुन तो लेना, मैं एविडेंस उन्होंने पेश किया। हमने इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये रिकमेंड किया कि इनको ईसीएल से वन टाइम परमिशन दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू ये बॉन्ड दें उतनी अमाउंट का जितना इनके ऊपर एलिगेशन है। दिस वाज द डिसीजन ऑफ फेडरल कैबिनेट। ठीक है, इस डिसीजन को उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि जी हम बॉन्ड नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए।
जब उन्होंने ये किया, कोर्ट ने कहा कि जी इनसे आप पर्सनल एश्योरेंस अंडरटेकिंग लेके स्टाम्प पेपर के ऊपर इनको जाने दिया जाए, ये कोर्ट का ऑर्डर था। अब आप जो कह रहे हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, देखिए कोर्ट का जो ऑर्डर है, जब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी तो वो तो इस वक्त कोर्ट के भी मुलजिम हैं, वो सिर्फ हमारे तो नहीं, इस कौम के नहीं, अब उसको अदालत के भी हो चुके हैं। तो ये हमसे गलती ज़रूर हुई कि हमने सर आपसे एक और भी गलती हुई है, वो ये आपके तर्जुमानों से, आप लोगों ने डेट्स थी, आप लोगों ने कहा 15 फरवरी तक हम उनको घसीट कर लेकर आएंगे। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोरिस जॉनसन के साथ जाकर मिलना पड़ा तो भी मिलेंगे, अगर उनको वहां पर जाकर लेजिस्लेट मामला को करवाना पड़ा तो भी करवाएंगे। 15 फरवरी आपके सर पर आ गई, बल्कि 15 जनवरी की बात हो रही थी, 15 फरवरी आ चुकी है अब तो। नहीं देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि वो जो भी डेट्स वगैरह देख रहे हैं, आज चौधरी साहब ने दी थी। नहीं बिल्कुल दी होगी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद दी थी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कोई डेट नहीं दी, उन्होंने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन से भी बात करनी पड़े, और ऐसा नहीं है। हमने इस केस को देखिए 2 जगह पे उनको टेकअप किया। कब ला रहे हैं? एक एक्स्ट्राडिशन, देखिए थोड़ा सा आपको कानून को भी समझना पड़ेगा ना। मैंने तो कभी इस तरह से बात नहीं की। तर्जुमानों को समझाया ना सर, जो डेट दे देते हैं पहले। तर्जुमान भी तो आपकी तरह के, मैं इस मुल्क की शहरी हूं, मैं अब क्या कह सकता हूं, बात से हमारी ना फिर गलतियां हमारी भी हैं। नहीं, गलती नहीं है। देखिए वो तो आप डेट देते हैं कि जी इस डेट तक हम उनको ले आएंगे, आप उसके बाद देखते हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं। कि देखें वो आप बात भी एक इंतहाई ढीठ आदमी की कर रहे हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड 2-3 दफ़ा का वज़ीर आज़म कहता है और अपने मुल्क से भगोड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा उसके किरदार के ऊपर भी बात कर लें। हमने क्या कोशिश नहीं की, हम अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इस चीज़ को बाकायदा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कोई MOU साइन हुआ है आपका? नहीं, वो खबर का देखिए, MOU तो है मुजरिमों का तबादले का, यानी कि किसी को बरतानिया में सज़ा हुई और वो पाकिस्तान में अपनी सज़ा गुजारना चाहता है बिकॉज वो पाकिस्तान का शहरी है, तो वो उसको यहाँ ट्रांसफ़र और यहाँ वाले को वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नवाज शरीफ का केस जो है उसके अंदर हमने बरतानवी हुकूमत से कहा है कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये आपके वीज़ा रजीम की भी वायलेशन कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पे हेल्थ ग्राउंड के ऊपर अपना केस प्लीड किया है। कोविड की वजह से वो मामला थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन हमने भी उसके ऊपर दोबारा जो कम्युनिकेशन उनके साथ की है, हमने सिंपल एक बात रखी है कि जी अगर बीमार हैं तो दिखा दें, ठीक है ना। अगर आप वो हेल्थ ग्राउंड के ऊपर अपना स्टे वहाँ पे एक्सटेंड कराना चाहते हैं, आपको एविडेंस देने होंगे, तो कोई तो एविडेंस देना पड़ेगा ना उनको। तो अब हम इंतजार में हैं कि मियां साहब, एक्सपायर हो रहा है उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होगा। देखें ये अब हम कानून के मुताबिक देखेंगे कि क्या एक मफरूर मुजरिम जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुका है, उसको ये जो एक सहूलत है पासपोर्ट की वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर वो पाकिस्तान आना चाहेंगे तो उनको हम इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे देंगे। जो उनका रिन्यूअल है वंस ही अप्लाइज, क्योंकि जब ख़त्म होती है तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब वो अप्लाई करेंगे तो हम कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर कानून कहता है कि एक मुजरिम को सजा याफ्ता जो कि भागा हुआ है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। सर आप मुशीर दाखिला है, लेकिन जो वजीर दाखिला है वो फरमाते हैं वफाक के शेख रशीद साहब कि हमने नहीं एक्सटेंड करना है उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। वो अपनी इंटेंट बता रहे हैं तो कानून के मुताबिक नहीं एक्सटेंड होगा। मैं तो आपको ये बात बता रहा हूँ कि वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। राइट। अच्छा, आप लोगों के तमाम तर बातचीत ब्रिटेन गवर्नमेंट से हो रही है, लेकिन आपको शायद याद होगा 2013 में एक लॉ बना, एक यूनिट है, एंड आप पाकिस्तान में भी उस यूनिट को देख रहे हैं, दैट इज एसेट रिकवरी यूनिट। एंड वहाँ पर जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट STR के नाम से है, स्टोलन एसेट रिकवरी यूनिट ऑन द यूनाइटेड नेशंस। उसका एक ऑफिस है, एक यूनिट बना हुआ है जो सारे मामले को देखता है। आपने कभी ये कोशिश की कि अब हम यूनाइटेड नेशन से भी रब्ता करें कि यार इस तरह के जो वाइट कॉलर क्राइम के मुजरमान मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं आपका पैसा लूट कर, और पूरी दुनिया के ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए वो कानून पास हुआ है, एग्रीमेंट है वर्ल्ड बैंक का और यूनाइटेड नेशंस का, उससे रब्ता करेंगे? देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो स्टार इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है जिसके तहत वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मेंबर स्टेट्स को कि स्टोलन एसेट्स जो हैं उनकी रिकवरी कैसे की जा सकती है। तो उनकी जो टोटल वर्किंग है वो असिस्टेंस की मद में है, और हमारी उनके साथ 2-3 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। जी हो चुकी हैं। और ये तो नहीं वो देखें, उसमें सिर्फ मैं थोड़ी सी क्लियरेंस दे दूँ जी कि उनका ताल्लुक किसी को लाने ले जाने में नहीं है, बिकॉज असिस्टेंस तो देते हैं। नहीं, असिस्टेंस वो देते हैं आपके वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशंस के लिए, इस तरह की वो चीज़ों में। जो नवाज शरीफ को लेके आने का सिलसिला है उसमें ये तो कारामत साबित नहीं होंगे, उसमें तो बरतानिया का जो होम डिपार्टमेंट है वो उनका है, उन्होंने वापस देना है। और हम इंटरपोल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इंटरपोल की भी जो वर्किंग है बरतानिया के अंदर वो एक शख्स को लोकेट कर देते कि वो कहाँ है। मिसाल एक आम मुजरिम होता है ना, कहीं छुपा हुआ है, जी जी, ये तो बड़ा दलेर मुजरिम है,
ये वहाँ डिजिटल खिताब करते हैं, डिजिटल खुद कुछ हमले करते हैं। दलेर मेरा ख्याल है मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर गया हूँ, ये डीठ मुजरम है जो उसी जगह रह रहा है जहाँ से मतलब वो देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ये कहा था जी कि वो वहाँ बैठा हम पे हंस रहा है, वो हमारे जुडिशल सिस्टम पे हंस रहा है। देखिए हम जब बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ कहाँ हैं। एब्सोल्युटली यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर बड़ी कबातें हैं। इसको भी रिफॉर्म होने की ज़रूरत है और रिफॉर्म के लिए हमें साफ लोगों की ज़रूरत है। वो वापस आना सर, रिफॉर्म कौन करेगा? रिफॉर्म्स के वादे भी तो आपके थे जुडिशियल सिस्टम के। नहीं, और रिफॉर्म हम करेंगे कब? जरा सुन लें, हाफ ऑफ द टेन्योर इज कंप्लीटेड। सुन लें, अभी सेनेट के बाद इंशाल्लाह देखेंगे आप लेजिस्लेशन होगी। अभी तो इस वक्त हो ये रहा है कि हम लेजिस्लेशन लेके जाते हैं, सेनेट में हमारी जो है अक्सरियत नहीं है, वहाँ बैठे हुए हैं ब्लैकमेलर 2 पार्टी के। वो कहते हैं जी पहले एनआरओ दो तो फिर वोट देंगे। ये है अब अक्सरियत हो जाएगी सेनेट में इंशाल्लाह, अक्सरियत होगी। और अगर ये आइन में तरमीम नहीं होती, 26वीं तरमीम, तो देखिए आइन में तरमीम ये तो हम ला रहे हैं। देखें हम आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी के, उन्होंने एक बात की जिसको राजा परवेश ने दोहराया भी कि जी हम जानते हैं हमारी अक्सरियत नहीं है, हम ये बिल इसलिए लेके आए हैं ताकि आप एक्सपोज हो सके। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जी बिल्कुल, और उन्होंने इस पर बड़ा इतराज़ किया। तो हम कहते हैं बिल्कुल हम इसलिए लाए हैं कि आपका असल चेहरा आवाम के सामने आए, और अल्लाह के फजल से सामने आ चुका है। क्योंकि हम चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, वोटों की खरीदो फरोख्त ना हो। और वो ये इकरार उन्होंने आज किया है कि जी हम तो लोगों को एडवांस दे चुके हैं। ये परवेश साहब की तकरीर आज निकलवाई है, उन्होंने कहा जी हम लोगों को एडवांस दे चुके हैं। तो ये वो डिटाई है जो इन दोनों जमातों के अंदर सरायत कर चुकी है कि अलल ऐलान बताते हैं। तो अगर ये अलल ऐलान बताते हैं तो प्रोविजन ऐसी तो होगी कि कोई अगर इस डिटाई का मुजाहरा कर रहा है तो उसको पकड़वाएं। ये देखें ना, ये तो पकड़वा, लेकिन मसला सारा ये है ना कि कौमी असेंबली में कही हुई बात के ऊपर आप कोई लीगली एक्शन नहीं ले सकते। लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मामला सारा ये है ना, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोटेक्ट करता है। बाद में मुकर जाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं कि जी मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसा हुआ होगा। वो मौलाना फजल रहमान साहब ने नहीं कहा अभी कि हमने पिंडी की बात तो इसलिए की थी कि हम यहाँ पर सिर्फ जो है ना कश्मीर से यौम यकजहती मनाने के लिए करने के लिए आ रहे। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब एक्सक्लूसिवली आज 1-on-1 नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ढेर सारे सवाल, इतने सारे सवाल हैं मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि उन तमाम के जवाब दें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने ब्रॉडशीट के हवाले से पूछना है, और ब्रॉडशीट के हवाले से एतराज़ात तहकीकाती कमीशन के ऊपर अपोजिशन के अपनी जगह पर हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी बड़ा ज़बरदस्त है। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आज इस एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के ऊपर मैं इस स्कैंडल की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पूछ रही थी और उन्होंने बड़ा ऑनेस्टली उससे एक एक चीज़ का जवाब दिया। अब मैं आगे की तरफ आना चाहता हूँ। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के ऊपर मुत्तहदा अपोजिशन को, पीडीएम को एक्चुअली तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? और दूसरा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब, जिनके ऊपर ओपनली इतनी तनकीद हो रही है, ऑनरेबल जस्टिस हैं, तो उनको आपने किस तरह की सिक्योरिटी फ्राहम की है कि वो इस तमाम तर कमीशन को सरबराही में अपने लेकर ठीक तरीके से चल सकें? लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो अपोजिशन का सबसे बड़ा एतराज़, उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। क्योंकि ब्रॉडशीट के मामले को चाहे आप किसी जगह से भी, किसी कमीशन से भी, कहीं से भी, किसी एंगल से भी देखेंगे तो उसके अंदर से एक ही चीज़ निकलेगी जी, और वो जवाब ये आएगा कि नवाज शरीफ चोर है और उसकी चोरी में पीपल्स पार्टी ने भी उसकी मदद की है। ये बड़ा मैं आपको एक फेयर ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को किसी तरीके से भी, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनका कोई भी मेंबर ब्रॉडशीट के ऊपर आके बैठ के मुझसे बात कर ले कि ब्रॉडशीट में हुआ क्या। अब देखिए इनका जो इतराज़ है अजमत शेख साहब के ऊपर, जो कि ऑनरेबल जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी, हाई कोर्ट के जज रहे जी, ये कहते हैं जी कि ये मुशर्रफ के प्रोसिक्यूटर थे। यही कहते हैं, बिल्कुल यही कहते हैं। और ये कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में एक्सपोज भी हो गए और इस चीज़ का मैं यानी शाहिद भी हूँ कि अजमत शेख साहब एक लाहौर के बड़े रिनोन्ड प्रोफेशनल लॉयर थे जी, क्रिमिनल लॉ ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे जी, जी। उनको नवाज शरीफ साहब के सैफुर रहमान ने भी इंगेज किया था एज अ प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट जब आसिफ जरदारी और बेनज़ीर के केसेस थे जी।
और उसके बाद जब ये अगले केसेस बने, जो दौर चेंज हुआ, नैब आए, एहतसाब ब्यूरो से नैब बना, तो ही कंटिन्यूड एज अ प्रोसिक्यूटर। बिकॉज होता क्या है, आप जब मार्केट में जाते हैं देखने के लिए कि जी मुझे बेस्ट लॉयर चाहिए प्रोसिक्यूट करने के लिए या मुझे डिफेंस के लिए चाहिए, तो जो लोग हैं प्रोफेशनल, दे ऑफर यू देयर सर्विसेज। तो अब इनका ये वाला जो चैलेंज था अजमत शेख साहब के ऊपर, वो तो ठुस हो गया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये तो इनके वकील भी रह चुके हैं, यानी कि इनके दौर में हुकूमत के वकील रह चुके हैं, बनता नहीं है, तो अब तो इतराज़ तो बनता ही नहीं है। तो फिर क्या इतराज़ और दूसरा मसला ये है कि मियाँ साहब मशहूर हैं अपने अंपायर के साथ खेलने के लिए। तो ये जिमखाना के ज़माने में लाहौर में अपने अंपायरों के साथ क्रिकेट खेलते थे, और जस्टिस में भी इनको हमेशा सिर्फ जस्टिस क्यूम ही पसंद है, उसके अलावा ये किसी जज को मानने को तैयार नहीं है। ये इनका बेसिक मसला है। सिक्योरिटी प्रोवाइड किया आपने? सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल उनको प्रोवाइड की है। जस्टिस साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको जो पूरी उनकी सपोर्ट सिस्टम है, सेक्रेटरियल स्टाफ दे दिया गया है, चिट्ठियाँ लिख दी हैं जिन जिन महकमों से उन्होंने जो जो असिस्टेंस मांगी है कि उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके लिए वो कितने दिन में रिपोर्ट आ सकती है? कोई एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम दिया? जो उन्होंने टाइम है उसको 45 डेज 45 डेज जी, 6 वीक्स का टाइम है उसके। राइट। अब ज़रा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात करते हैं। अरकान असेंबली के वो जो फंड्स का मामला है, उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिब ने ठीक ठाक बोला है, नोटिस लिया है उसके ऊपर। तो खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक दौर में ये कहते रहे हैं कि अरकान असेंबली को या MNAs को जो फंड्स दिए जाते हैं वो करप्शन का दरवाज़ा है, उस दरवाजे को हमने बंद करना है और हम उस दरवाजे को बंद करने के लिए आए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 2.5 साल हो गया इस पावर में है, और पावर में होते हुए वो उन्हीं अरकान असेंबली को जिनके बारे में एक वक्त में वो ये कहते थे उनको फंड्स जारी कर रहे हैं। तो ये कॉल और फेल का तजाद नहीं है? नहीं, हरगिज़ नहीं है। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात है कि हमारे दौर में किसी मेंबर पार्लियामान को कोई पैसे हाथ में तो नहीं पकड़ाएंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी है जिसके तहत जो फंड्स दिए जाने हैं डेवलपमेंट के मद में, उसके पैरामीटर्स क्या हैं वो पहले से तय हैं, तो हम उन पैरामीटर्स के बाहर तो जा ही नहीं सकते। ये पर कॉन्स्टिट्यूंसी एलोकेशन ना हो, इसको कैसे इंश्योर किया? बिल्कुल, क्योंकि फंड्स के ऊपर इख्तियार कोई भी MNA का नहीं होता। अभी जो हमने पॉलिसी बनाई हुई है उसमें तमाम जो इख्तियार है, कोई कमेटी है जो चेक एंड बैलेंस रखेगी या नया भी देखेगा? नहीं, MNA जो ने सिर्फ काम करना है, उसने सिर्फ स्कीम्स आइडेंटिफाई करनी है अपने हलके के लोगों से कि जी यहाँ पे हम समझते हैं कि सड़क की ज़रूरत है, यहाँ पे वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, यहाँ पे स्कूल बनना है, दैट्स इट। उसके बाद MNA का कोई रोल नहीं है। वो सारा रोल जो है वो सिविल सर्वेंट्स का है, ब्यूरोक्रेट्स का है। उन्होंने उसकी जो पूरी फिजिबिलिटी है, तमाम रूल्स को फॉलो करना है। अगर वो नहीं करेंगे, कहीं करप्शन नहीं होती सर? नहीं, अगर करप्शन होगी तो वो अपने करप्शन के जवाबदेह होंगे, लेकिन हम ये वाला पैसा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हमारे सामने है, 8 में से 6 सैंपल्स जो है वो 2020 के हैं, 2020 के हैं, 2 सैंपल 2019 के हैं। तो है तो आपके दौर के ही, और उसके ऊपर जो रिस्पांस हमारे तर्जुमानों का आया, यानी आपकी गवर्नमेंट के तर्जुमानों का आया, वो हम सब के सामने है, यानी वो भी मलबा पिछले वालों पर डालने की। मैं आपको उसको बड़ी सिंपल बात प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, दैट इज़ अ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कि एक आम तासुर पहले भी आता रहा है जी, पहले भी आता है, हमेशा होता है तासुर कैसा। और मैं वो उस पर ज़्यादा उस पर नहीं जाता, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। पाकिस्तान इस दफ़ा उसकी रेटिंग में 4 नंबरों का फ़र्क पड़ा जी, और उसके जो स्कोर है उस पर 1 नंबर का फ़र्क पड़ा। ठीक है, 1 नंबर की कमी हुई स्कोर में, और 4 नंबरों का प्लेसिंग में फ़र्क पड़ा। जो प्लेसिंग है 120 से 24 पे चली गई। प्लेसिंग जो है वो इस पे भी डिपेंड करती है कि किसके बाकियों के नंबर्स बड़े हैं, तो वो उस पर डिपेंडेंट होती है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं है। ठीक है, जो 1 नंबर आपका कम हुआ है वो रूल ऑफ लॉ की चीज़ के अंदर कम हुआ है। रूल ऑफ लॉ के अंदर ये नहीं है कि कोई बंदा करप्शन कर रहा है या करप्शन बढ़ गई है। रूल ऑफ लॉ के अंदर मसला ये है कि जो सिस्टम है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, जुडिशरी है, उसके ऊपर लोगों का एतमाद किस हद तक है, उससे परसेप्शन की बात होती है। तो वो मैं जैसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ, जब हम अकाउंटेबिलिटी करने जाते हैं, ट्रेस, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट, जब हम प्रोसिक्यूशन की तरफ जाते हैं तो हम सबको ये बात मानना पड़ेगी कि हमारे मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या आपका सिविल सिस्टम है, दोनों के अंदर निज़ाम की तब्दीली होना बाकी है। और वो तब्दीली के लिए भी 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, मैं खुद इस फील्ड से हूँ, मुझे पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मैं मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ लोगों को अक्सर ये शिकायत है कि ट्रायल में तवालत क्यों होती है, और बड़े लंबे ट्रायल चलते हैं। अब मसला क्या आता है, देखिए
हमारे मुल्क में, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आम लोगों को बड़े आसानी से समझ में आएगी। हमारे मुल्क में जब आप गवाही रिकॉर्ड कराते हैं और उसके जवाब में आपके ऊपर जब जरा होती है, वो सारी लिखी जाती है, ठीक है। दीगर ममालिक में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उसमें कुछ तरक्की पजीर ममालिक भी हैं, वहाँ पे ये चीज़ रिकॉर्ड होती है जी, और उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसकी वजह से अब अगर इन दोनों का मुआवजा करें, टाइम ज़्यादा लगता है सर, इसमें 20-30 टाइम्स ज़्यादा लगता है, जनरेशंस निकल जाती हैं। अच्छा सर, होता क्या है दूसरा जी, हमारे यहाँ गवाही दी जाती है किसी न किसी रीजनल जुबान में, मतलब आप केपी चले जाएं, पश्तो में गवाही हो रही होती है, इधर पंजाबी में हो रही होगी, सराइकी में हो रही है, सिंधी में हो रही है, बलोची में हो रही है। उसके बाद वो गवाही लिखी जाती है अंग्रेजी में, वो ट्रांसलेशन भी उस जज ने करनी है। अच्छा, फिर जब वो जज सब ट्रांसलेशन कर देते हैं तो उसके ऊपर भी एतराज़ आ जाता है। 2 साइड के वकील होते हैं, कहते हैं जी ये फलानी चीज़ की ये मतलब आपने गलत लिख दिया, फिर उसकी तस्दीक भी होती है। सो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं पूरे मुल्क के अंदर, इसको बेहतर करना है। फिर दूसरा मसला, ट्रायल्स बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, अदालतें कम हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पेशली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के ऊपर पहले हमें हुक्म किया 100 अदालतें बना देनी चाहिए। उस पर जब हमने वर्किंग की और उसका जो वो एक बजट बना, वो हमने अदालत के सामने पेश किया, और ना सिर्फ बजट के साथ नंबर ऑफ जजेस। बिकॉज देखिए, हमने माजी की तरह, इन्होंने तो माजी में अपने जजेस लगाए। हमारा जब ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई तो एक आइडिया ये था कि जी आप नए जजेस भर्ती कर लें, वकीलों को भर्ती कर लें। उसके ऊपर हमारा जो डिसीजन हुआ वो भी ट्रांसपेरेंसी को देख के था कि नहीं, अगर आप अपने जजेस लगा देंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा। आप ये ना करें, आप जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको ये सीरियस क्राइम्स होते हैं उसके अंदर वो आएँ, तो हम इसको इंक्रीमेंटल करते हैं बजाय इसके कि हम यकदम करें। तो हमने पहले सुप्रीम कोर्ट के पास वापस गया, हमने कहा जी हम पहले फेज़ में 30 अकाउंटेबिलिटी कोर्स बढ़ाते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से आपका वो जो सारे रिफॉर्म्स के अंडर आते हैं ना सर, और वो उसी वक्त करेंगे जब आपके पास नंबर्स होंगे। देखिए 2 तरह के मसला सारा नंबर्स का है, नंबर्स होंगे। जिस तरह आपने अभी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह अभी आपने टेस्ट ट्रायल और इस तरह की एग्जांपल्स दी, इसी तरह एक डेवलपिंग पॉलिटिक्स के नाम से एक किताब है, और उस किताब में वो 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, IND। नंबर 1, आई इज़ इंटेंट। इंटेंट तो खान साहब की सबको पता है कि ही इज़ सीरियस, कि वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 2 है नंबर्स, यानी नंबर्स आपके पास पूरे हैं या नहीं है। नंबर्स पूरे नहीं है तभी आप लोग मजबूर हैं, कभी इस जमात से उस जमात से आप लेजिस्लेट नहीं कर पा रहे। नंबर 3 है डायरेक्शन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ मीडिया को भी है, पब्लिक को भी है, कि लगता है ऐसा है कि आपको जाना लाहौर की तरफ है और जा मरी की तरफ है। ऐसा तो नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं, तीनों पे बात कर लेते हैं। इंटेंट तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। मैं खुद पीपल साहब के साथ बैठा हूँ, आई नो। देखिए उस लीडरशिप की असल चीज़ है इंटेंट, उस इंटेंट के साथ बनती है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए देखिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है सर। नहीं देखिए नंबर, अब आप देखना सेनेट में अगर आप अक्सरियत में आ जाते हैं तो फिर तो मसला नहीं, नंबर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और वो नंबर्स के साथ ही तो हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली देखें। अभी तो सेनेट का इंतखाब होगा और इंशाल्लाह हमने 2.5 साल बाद फिर दोबारा इंतखाब में जाना है, और हम बेहतर नंबर के साथ आएंगे। जो दौरे हुकूमत, मुद्दत हुकूमत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल पूरी होगी। अच्छा। अगर कोई भी शख्स गैर आईनी बातचीत सोच रहा है तो उसको अपनी सोच पे सोचना चाहिए, कि जो सोचता है कि जी ये पूरी नहीं होगी। देखिए जो है ना डायरेक्शन, जी डायरेक्शन आपकी दुरुस्त है तो हमने जिस हालत में हमें इकॉनमी ये दे के चले गए थे, उसकी इस वक्त आप देखिए कि डायरेक्शन दुरुस्त हो रही है। इवन प्राइस जो इशू है, प्राइस के इशू के ऊपर भी अगर आप रिसेंट उसके देखिए, जो प्राइसिंग इंडेक्स आया है, खातर खा कमी हुई है, बेहतरी हुई है। डायरेक्शन हमारी ठीक है। मसला पता है क्या, यहाँ पे उसको एक और चीज़ भी मैं कहता हूँ पंजाबी की ऐड कर लेनी चाहिए, रोड़े। हाँ। ये जो रोड़े अटकाए जाते हैं ना हमारी तरफ, रोड़े कौन अटकाए? सर ये तो देखिए अपोजिशन तो पूरी दुनिया में करती है, तो आप भी जब अपोजिशन में थे आप लोग कर रहे थे। देखिए रोड़े अटकाएं किसी चीज़ के ऊपर, किसी इशू के ऊपर, प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर। अपोजिशन का काम है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, और उसके लिए उसको वो पूरी वो अवेलेबल है कि वो करे। सर वो जो 126 दिन का धरना था वो भी क्रिटिसिज्म था, और उन्होंने बर्दाश्त किया। अब आप लोग भी बर्दाश्त करें ना। हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम देखें हम ये कर क्या रहे हैं, ये कर ये रहे हैं अपने उस नंबर्स की वजह से ये ब्लैकमेल करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें सड़कों का कोई मसला नहीं है, हमने तो इनको देखें, हमने तो इनको लाहौर में ब्लैकमेल हो भी रहे। अच्छा देखें, हम तो हरगिज़ ब्लैकमेल, अगर हम ब्लैकमेल हो रहे होते और इनको एनआरओ दे देते तो अभी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पीडीएम कैसे तोड़ी है आप लोगों ने? नहीं हमने नहीं तोड़ी, ये खुद ही टूट गई। खुद तो नहीं टूटी सर। देखें बच्चों के हाथ में उन्होंने डोरी पकड़ा दी। अब वो देखें वो मौलाना साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों में? मैं नहीं समझता। पीडीएम जो इस वक्त बड़ी डिफ्यूज नजर आ रही है
हम भी तो देखते हैं ना सर तज्जियाकार की ऐनक से। मेरा तो अक्सर देखें, मेरा मशवरा है, आज भी मैंने सुना है वो पीडीएम वाले मिल रहे हैं बड़े सारे, इनको अपनी सफ़ों में देखना चाहिए। महंगाई मार्च के नाम से मार्च करने जा रहे हैं मार्च में, और मार्च में धरना इस्लामाबाद में देना, और ये वही मौलाना साहब हैं जो कहते थे कि मैंने दमादम मस्त कलंदर कर देना 31 जनवरी के फौरन बाद। ये देखें ना, तारीख पे तारीख। आप चाय पानी पिलाएंगे सर? चाय पानी और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाएंगे, बिरयानी, हलीम, और भी सैंडविच, मिनरल वाटर, सैंडविच, सब कुछ तैयार है इस्लामाबाद, सब कुछ तैयार है। ये आए, अपने शौक पूरे करें जिस तरह से आना चाहें। देखिए मसला पता है कि इनके पास नंबर नहीं है। जो आपने नंबर की बात की थी ना, इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर इसलिए नहीं है कि जो आम आदमी है वो इनके साथ कनेक्ट नहीं करता। एक मिंक के कोट पहने हुए, गुची के बैग उठाए हुए एक औरत के साथ वो किस तरह से उसके साथ अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं, जहाँ पे अवाम नीचे ठटर रही है और ये खुद जनाब बड़े, और उनको आप अंदाज़ा करें इस पार्टी की बलूगियत की, या इस वक्त जो इसकी लीडरशिप है उसकी बलूगियत की, कि लाहौर का पीडीएम का जलसा इन्होंने रखा हुआ था दोपहर को 2 बजे। जी, दोपहर के 2 बजे उस दिन इतनी ठंड थी लाहौर में जिसका अंदाजा नहीं था। थी, मैं खुद वर्कर वहाँ पे जिसको जो भी ये बिरयानी के लिए ऊपर ले आए, वो वहाँ उसकी कुल्फ़ी जम रही थी। ये सुबह सारे 2.5 घंटे इन्होंने बैठ के मुरगन खाने खाए हैं अयाज सादी के घर में बैठ के। इस बात का इकरार खुद मरीम नवाज शरीफ साहबा ने किया था कि मेरी कुल्फी जम गई। हाँ। इतना खाने के बाद भी इनकी कुल्फी जम गई, अंदाजा कर लें। और जो खाली पेट खड़े थे उनका क्या हुआ होगा? उनका वही हुआ ना, दे डिडंट हैव नंबर्स। जब इन्होंने देखी तकरीरें की, वहाँ पे बंदा ही कोई नहीं था, तो फेल हो गया। आप देखें जो मोमेंटम है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल या बात सुनाता हूँ। प्लीज। हमने एक दफ़ा ड्रोन मार्च किया पीटीआई के अंदर, मैं उस वक्त खान साहब के साथ था। तो हमारी यहाँ पे बनी गाला में, और उस वक्त पीटीआई वो उस तरह से बड़ी पार्टी नहीं बनी थी अभी, हमारी जो डेवलपिंग फेज में थी और इश्यूज़ के ऊपर हमारा होता था। हम इधर G6 वाले दफ्तर में बैठे हुए थे और ये डिस्कशन हो रही थी कि जी हमने जाना है तो वज़ीरिस्तान जाना है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो वहाँ कुछ लोगों ने मशवरा दिया खान साहब को कि जी, और हालात बड़े ख़राब थे उस वक्त, टेररिज्म था, ब्लास्ट, IED, कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने कहा खान साहब आपकी बड़ी कीमती जान है, ये नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने खान साहब ने कहा था मैंने तो जाना ही जाना है। तो किसी ने मशवरा दिया कि जी आपको हम हेलीकॉप्टर पे ले जाएंगे उधर, और रैली हम निकाल के ले जाएंगे, लोगों की जान खतरे में। तो उस पे जो खान साहब का था, मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा है किस किस्म की बात कर रहे हैं कि एक रैली लीडर के बगैर जाएगी, तो ये कैसे मुमकिन होगा? उस रैली में जाएगा कौन? पब्लिक जाएगा ही नहीं। और वो फिर एक जो खान साहब ने खुद लीड किया इस्लामाबाद से, हम कोई मेरा ख्याल है 45-50 घंटों में वो जाके सिर्फ DA खान पहुंचे थे। उसकी वजह ये थी कि लीडर वाज लीडिंग। प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा तो नहीं हुआ आपके सामने? देखिए, आपके सामने गाड़ियां हिट कर जाती हैं। बिल्कुल। ये और उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने, देखें प्राइम मिनिस्टर ने तो एक सिस्टम भी है ना, उन्होंने तो हत्तल वसा कोशिश की, वजीरों को अकाउंटेबिलिटी भी तो होता ना। नहीं, देखें वजीरों को मना कर दिया, कोई वो बड़े नहीं हैं, रूट्स नहीं लगने, सब कुछ होना। लेकिन हम हैरान हैं, अब वो जो 2 इंसिडेंट्स उस दिन हमने देखे, यहाँ पे एक साबका IG साहब हैं, उनके पास 33 लोगों का प्रोटोकॉल है, अंदाजा कर लें। अब वो साबिक साहब को क्या ज़रूरत पड़ी, इस वक्त कोई ओम्बुड्समैन है। दूसरा वो जो एक्सीडेंट हुआ वो भी उनके साथ प्रोटोकॉल चल रहा है। देखिए 2 चीज़ें, नोवेयर इन द वर्ल्ड इट हैपेंस कि कोई भी इतना बड़ा एक्सीडेंट करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है। देखिए 2 चीज़ें, ये हमारे मुल्क में हो सकता है। एक है सिक्योरिटी और एक है प्रोटोकॉल। हमारे यहाँ बेसिकली वो लाइन ख़त्म हो चुकी है। जो सिक्योरिटी के नाम पे भी चीज़ है उसको लोग प्रोटोकॉल के तौर पे इस्तेमाल दे आर एंजॉयिंग दैट, बिल्कुल दैट प्रोटोकॉल। और देखिए दूसरी चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी है वो एक असेसमेंट के ऊपर मिलती है। हर पब्लिक फिगर के लिए थ्रेट नहीं है। थ्रेट के लिए स्पेशल ब्रांच है, IB है, SI है, वो आपको असेसमेंट देते हैं कि फ़लाँ, और वो बेस्ड होती है इंटेलिजेंस के ऊपर, उसको सिक्योरिटी दी जा सकती है। लेकिन वो किसी सूरत में भी प्रोटोकॉल नहीं है। अब होता क्या है कि वो उसको मिसयूज़ किया जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, प्रॉक्सी के अंदर, बाकी लोग, उसका खात्मा करना बड़ा ज़रूरी है। और खान साहब खुद इतने कॉन्शियस हैं कि वो इस चीज़ का बड़ा सख्त नोटिस भी लेते हैं। उनको हम खुद देख के आए हैं, बहुत जितना रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल है उसका 1/3 भी नहीं है उनके पास। प्रोटोकॉल कोई नहीं ना होने के बराबर सिक्योरिटी है। और सवाल ये है सर के टेन्योर पोस्ट होती हैं, टेन्योर पोस्ट लाइक चेयरमैन पैमरा, टेन्योर पोस्ट लाइक जिनकी गाड़ी से मैरान हिट हुई, उनकी टेन्योर पोस्ट। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस टेन्योर पोस्ट के ऊपर कोई एक्शन लेने के ऊपर बेबस दिखाई देते हैं तो हम सवाल किससे करें? चेयरमैन पैमरा है, उनका मुतासिबाना रवैया, वो किसी एक चैनल को सपोर्ट करते हैं, एड्स को ले लें, पॉलिसी को देख लें, वॉट एवर द केस इट इज, और किसी एक चैनल के साथ वो जुल्म होता है, पता नहीं चलता, जुमे वाले दिन चैनल बंद, 4 दिन के लिए चैनल बंद। एक शो के ऊपर शो ऑफर होता है पूरी दुनिया में, या फिर शोकाज होता है, यहाँ पूरा चैनल बंद कर दिया जाता है। आपके दौर में हो रहा है, आप लोगों के दौर में, जो लोग कहते थे कि मीडिया की आवाज़ कभी दबने नहीं देंगे।
ये देखें, अगर दो चीज़ें हैं, अगर तो कोई चैनल बंद हो रहा है और वो चीज़ें हैं तो उसके लिए तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर इस किस्म का एक्शन, देखिए जो रेगुलेटर है ना, उसका काम रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना है, ना करे ना। रेगुलेटर के ऊपर जो इसकी एसेंस है वो हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता है। रेगुलेटर इंडिपेंडेंट है। रेगुलेटर अगर गलत काम करता है, किसी के साथ ज्यादती करता है, चेक तो होगा, बिल्कुल है, आपका जुडिशियल रिव्यू है, आप उसके खिलाफ अदालत पे जाते हैं। कोई अगर उसने रेगुलेटर ने एक्शन भी लिया है, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं? देखिए ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि चूंकि हर चीज़ आपको जुडिशियसली करनी है। जुडिशियसली इस तरह से करनी है कि अगर आप एज चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव भी कोई एक्शन लेते हैं जो जुडिशियस नहीं है, जिसके अंदर किसी के राइट सल्ब होते हैं, तो वो अदालत जा सकता है, उसने अदालत जाना है। इसी तरह से पेमरा का मामला है। पेमरा अगर रेगुलेटर के तौर पर कोई चीज़ करता है और वो कानून के खिलाफ है तो वो उसके लिए फोरम्स अवेलेबल हैं, क्योंकि उसमें एक पूरा प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस तो मैं समझता हूँ अपनी जगह मौजूद है। असल जो आपका सवाल है कि जो हमारे यहाँ टेन्योर्ड पोस्ट हैं उसके ऊपर कोई ऐसा निज़ाम बनना चाहिए कि जहाँ पे हमें एक मसला नज़र आता है कि अगर मैं किसी एक खास पेमरा की या वो बात नहीं करता, एनी टेन्योर्ड पोस्ट वहाँ पे देखिए टेन्योर्ड पोस्ट बनाने जैसे अभी अब ये जो भी एक्सीडेंट वाला इशू हुआ है, इस इशू के ऊपर प्रेसिडेंट की तरफ से रेफरेंस गया है क्योंकि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है। हम ये कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर भी अगर कोई रेगुलेटर की बजाय विक्टिमाइज करने का रोल प्ले कर रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए दो चीज़ें हैं ना, एक तो हमें जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं। जो टेन्योर्स हैं, टेन्योर्स को इसलिए रखा गया है कि उनको एक इंडिपेंडेंस हो, क्योंकि यहाँ से ज़ाहिर होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अब अगर वो इदारा बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा तो उस इदारे के ऊपर जो सवालिया निशान बनते हैं उसकी डिसक्वालिफिकेशन या उसको हटाने के लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है। अब उस क्राइटेरिया को लीगली देखना पड़ेगा। अभी हमने कुछ लोगों को आते साथ हटाया भी था, वो जाके स्टे लेके आ जाते हैं। जब वो स्टे लेके आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। तो असल में मसला ये है कि हम इन तमाम चीज़ों को रिव्यू भी कर रहे हैं कि जो ग्राउंड्स फॉर डिसमिसल हो इन अ टेन्योर्ड पोस्ट, वो उसमें कोई और चीज़ भी देखें। उसमें तो लिखा हुआ जब तक आपको सजा नहीं होती किसी चीज़ में आपको निकाला नहीं जा सकता। वो अब सजा जब 4 साल तो किसी को होती नहीं है, मोस्टली टेन्योर्ड 4 साल। ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो 4 साल बंदा है, इनको बिल्कुल है, वो किला बंद हो गया, बंद हो जाता है। रिफॉर्म्स में रख ले, कल को आप लेजिस्लेट करते हैं। ये देखिए ये तो बिल्कुल रिफॉर्म्स में है कि टेन्योर्ड पोस्ट जो हैं उसके ऊपर देयर हैज जस्टिफिकेशन फॉर अ टेन्योर्ड पोस्ट। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई मीन। अगर शख्स परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये कोई पक्की नौकरी नहीं है 4 साल के लिए। देखिए फ़र्क क्या है जी। ज़्यादातर इस तरह की जो टेन्योर पोस्ट हैं वो माजी की रवायात में तो वो एक डंपिंग ग्राउंड्स बनी हुई हैं लोगों को फेवर करने के लिए। उसको फिलर है जी, किसी को बिठा दें, दो साहब आपको बिठा दें। हम तो इस वक्त भी अगर आप पोस्ट देखें तो पब्लिक एडवर्टीजमेंट करके हर पोस्ट के अंदर मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग लेके आ रहे हैं, चाहे वो यंग ही क्यों ना हो। यहाँ तो माजी में ये था ना कि बिल्कुल आप वो पोस्ट रिटायरमेंट आप लोगों को बैठाते थे, वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और ये वाली बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो किलाबंदी है आप आगे बंद हो गए, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है और वो भी इंशाल्लाह हमारे रिफॉर्म। नैब का किरदार सर, नैब आपको लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ठीक कर रहा है? देखिए नैब का मैं समझता हूँ जब से जस्टिस जावेद इकबाल आए हैं और उनके जो रिकवरीज़ के और परफॉर्मेंस के इंडिकेटिव्स हैं वो खुद बोलते हैं कि आप देखिए अभी सिर्फ हमारे 2-2.5 सालों में 390 अरब रुपए की रिकवरी है। ना सिर्फ वो, कन्विक्शंस भी हो रही हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस बन रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें ना क्रॉस द बोर्ड, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ हरगिज़ नहीं, आपके अपने अदवार के जो केसेस हैं, मालम जब्बा केस, बाकी देखिए मुझे एक बात बताइए, 10 साल दौर में नैब ने एक भी हुकूमती बंदे के खिलाफ केस भी बनाया हो, छोड़े केस हाथ लगा, हमारे तो लोगों को उसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं, हमारे तो लोग अरेस्ट भी होते हैं, हमारे लोगों को बुलाया भी जाता है। फ़र्क क्या है, हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक कंप्लेंट आती है, चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाता है पंजाब में, वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के एक सिंपल गाड़ी में जाते हैं, तमाम सवालों का जवाब देते हैं, उनको रिटन सवालनामा दिया जाता है, वो रिटन जवाब देते हैं सबूतों के साथ। एक औरत जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं रही, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक शहजादी बनी हुई है, अच्छा कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं रखा, कभी जिंदगी में इलेक्ट नहीं हुई, और एक पार्टी जो अपने आप को सियासी पार्टी कहती है वो उसकी तनाबें उसके हाथ में। आपस की बात है ये जो गवर्नमेंट गिराना चाह रहे हैं खुदा ना खास्ता, तो ये किसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए गिराना चाह रहे हैं? इनकी अपनी पार्टी में से कोई बचा नहीं है, देखिए ऑलमोस्ट सारे नायल हो चुके हैं, खानदान में, रिश्तेदारों में, बाकी घर से बाहर किसी को इन्होंने देना नहीं है। ढूंढ लेंगे कोई बट ख्वाजा मिल जाएगा। करना क्या चाह रहे हैं? इनको रिलीफ चाहिए, सिर्फ देखिए रिलीफ चाहिए।
ये तो 1 पॉइंट एजेंडा है, केस खत्म करें हमारे। ये तो देखें जब केस पकड़े खत्म होंगे, हरगिज सवाल ही पता नहीं होता। जब तक इमरान खान हुकूमत में है, इनको NRO मिलने का हरगिज सवाल पता नहीं होता। तो सर आपने जो 4-5 रुकनी कमेटी बनाई है उसको भी फिर साइड पे कर दें, क्योंकि फिर मशावरत करनी है तो किस बात पे करनी है? जब आप लोगों ने इतनी बड़ी हार्ड लाइन ले ली है तो फिर वो कमेटी भी ना बनाए, मशावरती कमेटी। मशावरती कमेटी जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि आप कोई भी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह आएँ, हमारे साथ बात करें, बैठें। कोई आप बेहतर सजेशन देना चाहते हैं, उस दिन PAC को चलाने के लिए उनके कुछ सजेशंस थी, वो स्पीकर साहब से बात हुई, हमारी लीडरशिप से बात हुई, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे चलाते हैं। देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट। द ओनली डिसएग्रीमेंट इज़ कि आप अपने पर्सनल स्पेसिफिक केसों की आके हमसे आके छुट्टियां ना लें। हम आपको उसके ऊपर आपको कोई रिलीफ नहीं है, नहीं, है ही नहीं। उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं, कोई discussion नो नहीं। मोर डिस्कशन ऑन दैट। जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास भी हैं, आप एहतसाब के मामलात और दाखिला के मामलात भी देख रहे हैं, आप स्पेशली इस 1-on-1 नशिस्त के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, मुशीर दाखिला और एहतसाब, आज एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यही है कि अगले 2.5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुजारने हैं और किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं है। NRO के अलावा हर चीज़ पर बात हो सकती है, और अगर सेनेट में ओपन बैलेटिंग के मामले के ऊपर तरमीम हो जाती है तो फिर यहाँ पर भी जो करप्शन के घोड़े दौड़ते थे उनको किसी तौर काबू किया जा सकेगा। प्रोग्राम नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।